Hello, everybody. Welcome back to the second video on this negotiation competition. And जैसे हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि व्हाट इज़ नेगोशिएशन, क्या टेक्निकलिटीज़ होती हैं नेगोशिएशन के अंदर और वो कैसे डिफ़र करता है मूट कोर्ट कंपटीशन, मीडिएशन प्रोसेस, क्लाइंट काउंसलिंग से, एंड उसके फंक्शनैलिटीज़ क्या होती हैं. सो आज हम एक बेसिक स्ट्रक्चर को समझेंगे कि नेगोशिएशन कंपटीशन शुरू तो हो गया है, बट कैसे हमें स्टेप बाय स्टेप उसको आगे लेके जाना है. सो हियर दीज आर स्पेसिफिक 6 स्टेप्स दैट आई विल एक्सप्लेन यू. और चलिए बिगिन करते हैं. सो पहला जो स्टेप होता है वो होता है इंट्रोडक्शन का. आप इस पर्टिकुलर स्टेप में जब आप आमने सामने बैठ गए तो आप एक ग्रीट करेंगे, ठीक है, एंड हैंडशेक करेंगे और उनको धन्यवाद करेंगे कि उन दूसरी पार्टी ने टाइम निकाला नेगोशिएशन के लिए. बेसिकली ऑफलाइन मैकेनिज्म में होता है. जैसे हमारा ऑनलाइन था तो वो भी मैं बता देता हूँ. जब आप ऑनलाइन होते हो तो हो सकता है कि क्लाइंट एंड काउंसिल एक साथ बैठे हैं, हो सकता है दोनों अलग अलग रूम में बैठे हैं, या ऐसा भी हो सकता है वन प्लेस से क्लाइंट ने लॉग इन किया हुआ है, कहीं दूसरी जगह पे काउंसिल है वो वहाँ से बात कर रहा है, विच इज़ ऑल कम्प्लीटली फाइन. तो इसी चक्कर में आपको ये मेक श्योर करना होता है कि जो आपकी वॉइस है वो काफ़ी क्लियर है, आप सही से दिख रहे हैं, ऑडिबल है, दूसरे पार्टी को कोई टेक्निकल ग्लिच नहीं होनी चाहिए. और जैसे मैंने यहाँ पर मेंशन किया है कि अगर स्लाइटली भी टेक्निकल ग्लिच लगता है आपको, यू कैन टेक अ ब्रेक. आप जजेस से मांग कर सकते हैं लाइक फॉर 30 सेकेंड 1 मिनट. आप कनेक्टिविटी को दोबारा चेक कर सकते हैं और इसी टाइम पे आपको पेशेंट होना बहुत ज़रूरी है. दैट गिव्स योर ब्राउनी पॉइंट्स आउट हियर. सो बेसिक इंट्रोडक्शन होता है, उसके बाद एजेंडा सेटिंग होता है. सो जब आप नेगोशिएशन करने जाते हैं तो आज का एजेंडा क्या है, एक कॉमन एजेंडा होगा जो सेट होगा. तो जो इनवाइटिंग टीम है, जिनने इनवाइट किया है दूसरे पार्टी को, वो मोस्ट प्रोबेबली एजेंडा सेट करते हैं काफ़ी ओकेजन में, एंड वो एक बताते हैं. सो बेसिकली एज द वर्ड सजेस्ट, इट्स अ रोड मैप ऑफ नेगोशिएशन. क्या इश्यूज होंगे, फैक्ट्स किस प्रकार के होंगे, आपके क्लाइंट के नीड क्या है. सो कैटेगोरिकली काफ़ी चीज़ें एड्रेस होती हैं इस टाइम पे, ठीक है. एंड इसी दौरान अगर आपको कुछ चीज़ें नहीं समझ आ रही हैं, आप क्वेश्चन पूछते हो दूसरे पार्टी से, जिससे कि आप उनके नीड्स एंड इंटरेस्ट को फुलफिल कर सकते हो. नेक्स्ट स्टेप 3 इज एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन. दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. जब आप ने एजेंडा सेट कर लिया है तो आप इंफॉर्मेशन पास ऑन करते हो. जैसे आप ये देखना चाह रहे हो कि दूसरी पार्टी के नीड्स क्या है, वो चाहती क्या है, और जिससे कि आप एक एग्रीमेंट को ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है. So as I can read in front of like this the document that is visible in front of you, if I read it, so it shall come out with an actual proposed resolution which should have a mutual benefiting parameters that can be accepted by opposing party. So आपको ये देखना है कि जो आपके रेजोल्यूशंस हैं, मतलब जो आपके फाइनल आउटकम है, एग्रीमेंट है, वो हल्का फुल्का म्यूचुअली डिसाइडेड होना चाहिए. ऑब्वियसली कोई भी ऑपोजिंग पार्टी ये एक्सेप्ट ही नहीं करेगी कि उनकी बातें हमने सुनी नहीं और हमने बस अपनी बातें रख ली. तो ऑब्वियसली आपको ये म्यूचुअल एग्रीमेंट करना है. नेगोशिएशन का मतलब ये होता है कि आप म्यूचुअली ड्रॉ लाइन करते हो फाइनल कंक्लूजन को. एंड देयर इज अ टर्म एज 50-50 शेयर लिम्बो. दैट मीन्स कि आपका थोड़ा, मेरा थोड़ा. मैंने एक स्टेप लिया, आपने एक स्टेप लिया, और वो मेरा एक स्टेप कैसे लिया गया है उस पर मेरी मार्किंग होती है. क्या मैंने टिप्स लिए हैं, क्या मैंने मैकेनिज्म्स यूज किए हैं, तो वो उस पर हमारी मार्किंग होती है. नंबर 4 इज लाइक नेगोशिएट ऑन प्रपोज रेजोल्यूशन. सो जो भी रेजोल्यूशंस हैं, आप अपने रेजोल्यूशंस रखेंगे, अपने व्यू पॉइंट्स रखेंगे. हो सकता है दूसरी पार्टी एक्सेप्ट करे, कुछ रेजोल्यूशंस को डिनाई करे, बट जिनमें आपको लगता है कि यार इन पे हम बात कर सकते हैं, इन पे मैं अपना पर्सपेक्टिव रख सकता हूँ और उनका पर्सपेक्टिव जान सकता हूँ, तभी हम ऑफर, काउंटर ऑफर, डिस्कशन करते हैं क्लाइंट से. एंड जो भी हम बात करते हैं, जो भी काउंसिल, जैसे यहाँ पर मिस दीपांशु गुप्ता ने जैसे भी अपना पर्सपेक्टिव रखा, हर बातों के पीछे एक रैशनल होता है. उसके बिना आप कभी भी सामने रखोगे नहीं, जिससे कि दूसरे पार्टी को समझ आना चाहिए कि आपकी मांगे क्या हैं, और क्या आपको ये केवल आप मांगने आए हो या आप उनकी बात भी सुनने आए हो. आपके बॉडी लैंग्वेज इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एट दैट लेवल. तो वो भी आपको ध्यान रखना होता है. स्टेप 5, ड्यू टू टाइम कॉन्स्ट्रेंट, आपको ये मेक श्योर करना होता है कि आप जल्द से जल्द कॉन्वर्जेशन को रैप अप करें. टाइम लिमिट को ध्यान रखें, और मैंने जैसे लिखा है जितना ज़्यादा बोल सकें उतना बेहतर है, बट काफ़ी लॉजिकल होना चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए. ऐसा नहीं है कि अगर आपको 2 मिनट मिला है तो अगर आपने 1 मिनट 30 सेकेंड बोला है, बट इट शुड बी लॉजिकल. इट शुड कम आउट क्लियरली टू द जजेस एंड इवन टू द ऑपोजिंग पार्टी कि आपके ये पर्सपेक्टिव है, आपका ये आउटलुक है.
आर्टिकुलेशन होते हैं सारे पॉइंटर्स के, एंड जो उनने अपने पॉइंटर्स हैं वो आप जॉट डाउन करते हो और उस पर आप शफल करते हो, ठीक है। एंड उसके ऊपर आपको निकालना पड़ता है कि यार उनने तो हमें 3-4 ऑप्शंस बता दिए, ये ऑफर है उनके। आप अपने क्लाइंट से बात करते हो और आप डिस्कस करते हो कि इन तीनों में से मुझे ऐसा लग रहा है कि पहला हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, बाकी दो में हम और बात करते हैं, बाकी दो में हम अपनी बात रखेंगे। तो ये जो आर्टिकुलेशन होता है, ये जो शफलिंग होता है, ऑन द स्पॉट होता है। तो वो आपको ये ध्यान रखना होता है कि सारी चीजें, एज आई प्रीवियसली पॉइंटेड आउट, क्लाइंट इज द फाइनल डिसीजन मेकिंग बॉडी, उसके पास सारा पावर होता है। तो आप काउंसल हो, लेकिन मेक श्योर करना है कि आप जब उनका पार्ट रखो, और इवन बीच बीच में ऐसा नहीं कि केवल काउंसल सी बात करते हैं या क्लाइंट पीछे बैठे हुए हैं। अगर क्लाइंट को लगता है कि ये चीज मुझे बतानी है, हो सकता है लीगल पार्लेंस से थोड़ा दूर हो, अगर वो बतानी है तो डेफिनेटली बोल सकते हैं। और वो सारे मैकेनिज्म्स बहुत ही डिफरेंट तरीके से डील होते हैं ऑन द स्पॉट। आप कैसे, आपका कम्युनिकेशन है, कैसे आपकी जुगलबंदी है, वो बहुत ज़्यादा जज की जाती है। एंड आखिरी में एक म्यूचुअल एग्रीमेंट ड्रॉ करने की चाहत होती है कि आज आप नेगोशिएशन में आए हो तो आप ऑब्वियसली चाहते हो कि हम किसी पैरामीटर्स पे म्यूचुअली एग्री करें, आपका कुछ मेरा कुछ, वो बात होती है। और कभी कभार अगर ऐसा होता है कि आउट ऑफ, जैसे मैंने लिखा है कि आउट ऑफ 4 प्रपोजल्स ओनली 2 कैन बी कंक्लूडेड, मान लो उनने 4 रखी, आप दोनों ने 4 में डिस्कस की, 4 पैरामीटर्स पे, हो सकता है उनमें से 2 पे बात बनी, बाकी 2 पे बात नहीं बनी। सो आप चाह सकते हो कि हम लोग, ऑब्वियसली कंपटीशन है, तो दोबारा आप नेगोशिएशन पे नहीं जाओगे, लेकिन ऑन एन एक्चुअल रियलिटी नेगोशिएशन के कपल ऑफ राउंड्स भी होते हैं। तो आप उस टाइम पे बोलते हो कि ठीक है, आज हमने 2 पे बात की, हम नेक्स्ट कन्वीनियंट डे पे, कन्वीनियंट टाइम के अकॉर्डिंगली हम सूटेबल जो हम दोनों को लगेगा, बोथ द ऑपोजिंग पार्टी, इवन द पार्टी दैट इज रिक्वेस्टिंग, वो एक म्यूचुअल एग्रीमेंट पे आते हैं कि ठीक है, हमें ऐसा लगता है कि हम वेडनेसडे मिलें, इस दिन मिलें, तब हम बाकी 2 पे डिस्कस करेंगे। सो दीज आर द बेसिक 6 स्टेप्स। सो मैं आपको बहुत ध्यान से, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये प्रिलिमिनरी स्ट्रक्चर है, हमने क्या किया था उस दिन और कैसे एग्जीक्यूट किया था, ये मिस दीपांशु गुप्ता अपने अपकमिंग वीडियोस में काफ़ी कैटेगोरिकली एंड होलिस्टिकली उसको एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि ऑन द स्पॉट काफ़ी डिफरेंट होता है और जो आप पेपर में लिख के जाते हो बहुत डिफरेंट होता है। तो ये पेपर वर्क है, ये आपको दिमाग में रखना बहुत ज़रूरी है स्टेप बाय स्टेप। लास्ट पे मैंने लिखा है कि शोकेस 1 सैम्पल, तो मैं अभी आपको एक सैम्पल दिखाऊंगा, और वो एक जनरल इन्फॉर्मेशन का सैम्पल होगा, जो कि एज आई स्टेटेड प्रीवियसली, जनरल इन्फॉर्मेशन एंड कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन। एक जो कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन मिली है उसकी भी हमें एक PDF ईमेल हुई थी, एंड जनरल इन्फॉर्मेशन भी हमें ईमेल हुई थी। तो चलिए हम उसको देखते हैं। सो आई होप इट्स विजिबल। सो दिस इज बेसिकली जनरल इन्फॉर्मेशन, जैसे यहाँ पर वर्ड ही सजेस्ट किया, मैं जो ये पॉइंट हाईलाइट कर सकता हूँ। सो मैं बता दूँ, ये छोटा सा है, ये डॉक्यूमेंट है 8 पैराग्राफ्स का, काफ़ी खिचड़ी पकी है, सो उसको आप नज़रअंदाज करिएगा। बट ये ऑन द स्पॉट होता है, ये जितने हमने रेड मार्कर पॉइंटर्स निकाले हैं, ये हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए हैं। मेरे लिए एंड इवन मिस दीपांशु गुप्ता के लिए काफ़ी ईजी हो गया था कि हमें पता था कि हमें कौन कौन से पॉइंटर्स पे ज़्यादा इम्फेसिस करना है, तो इसलिए हम मेक श्योर करते हैं कि हम अंडरलाइन कर लें। सो ये एक इन्वायरमेंट लॉ से रिलेटेड एक मूड कॉम्प्रोमिस था, जो कि चाइनीज़ गवर्नमेंट एंड गिर नेशनल पार्क ऑफ इंडिया, उनके बीच में एक नेगोशिएशन हुआ। एंड आखिरी पैराग्राफ में अगर आप देख पाएंगे इसमें, सो बेसिकली मैं आपको बता दूं बिफोर जंपिंग इनटू द लास्ट पैराग्राफ, ये डॉक्यूमेंट है, इससे मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको क्या क्या चीज़ें अंडरलाइन करनी होती हैं, क्या वैल्यू पॉइंटर्स होते हैं, क्या आपके इश्यूज होते हैं, क्या आपके फैक्ट्स होते हैं, किन चीज़ों पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना होता है, क्योंकि आपके पास वक्त कम है, तो आप हर चीज़, हर वर्ड को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। अपने फैक्ट्स को आपको वही 30 सेकेंड में या 20 सेकेंड में एक्सप्लेन करना होता है। तो आपको ये मोटा माटी पता होना चाहिए कि इसके पीछे बेसिकली है क्या फंडा। सो एज पॉइंटिंग आउट इन पैराग्राफ 8, इसमें लिखा हुआ है कि गिर मैनेजमेंट ने इनवाइट किया था चाइनीज गवर्नमेंट को नेगोशिएशन के लिए, एंड चाइनीज गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट किया था। सो यहाँ पर हम चाइनीज गवर्नमेंट है, तो हम चाइनीज गवर्नमेंट थे, आई बेग योर पार्डन, हम चाइनीज गवर्नमेंट थे। तो हमें ये जो डॉक्यूमेंट मिला था, तो इसमें हमें ये जानना है कि इसमें मैटर किससे रिलेटेड है। सबसे फर्स्टली वाइल रीडिंग इट, आपको ये मेक श्योर करना है कि आप ये 8 पैराग्राफ 2 से 3 बार जरूर पढ़ें और अंडरलाइन करें कि आपको क्या लगता है ये डिस्प्यूट है किससे रिलेटेड। सो दिस डिस्प्यूट वाज रिलेटेड टू अमूर लेपर्ड, जो कि चाइना में पाया जाता है, एंड गिर नेशनल पार्क को उसको लोन में लेना था बिकॉज ऑफ फ्यू रीजन। जैसे नंबर 1 उनके पास था कि
ड्यू टू कोविड काफ़ी फुटफॉल उनका डाउन हो गया था। जैसा मैंने ए एंड बी यहाँ पर मार्क किया हुआ है, ये बिकॉज ऑफ रीजंस है कि उनको अपना बिजनेस बढ़ाना है, अपना फुटफॉल इंक्रीज करना है नेशनल पार्क में। फंडिंग थोड़ी कम हो गई है, इसलिए लोग कम आ रहे हैं, तो उसको इंक्रीज करने के लिए दे वांट टू बी इन अ लाइमलाइट। तो ये सारी चीज़ें आपको एक जगह पे नोट आउट करनी पड़ेंगी। हाउएवर इफ वी लुक इन पैराग्राफ 3, कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि काफ़ी स्टेक होल्डर्स होते हैं उन गिर नेशनल पार्क में। कई लोगों ने बोला कि काफ़ी अच्छा डिसीजन है कि हमें अमूर लेपर्ड को रिलोकेट करना चाहिए इंडिया में फ्रॉम चाइना, बट कई लोगों ने कहा कि बिल्कुल नहीं है, क्योंकि पॉइंट बिंग इज दैट कि इंडिया इज़ नॉट कंफर्टेबल विद इट्स क्लाइमेटिक कंडीशंस, बिकॉज काफ़ी गर्मी होती है ना। अमूर लेपर्ड थोड़े माउंटेन फॉरेस्ट्स में, हिली एरियाज में ज़्यादा पाए जाते हैं। सो ये ध्यान रखना होता है कि एनिमल क्रूअल्टी ना बने। कई लोगों ने कहा है कि इट इज काइंड ऑफ अ कैपिटलिस्टिक पर्पस ऑफ गिर नेशनल पार्क। सो ये पैराग्राफ 1, 2, 3, 4 में आपके बेसिक इन जो फैक्ट्स होते हैं, इश्यूज होते हैं, उस पर डेवलपमेंट किया है। हाउएवर पैराग्राफ 5 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए, क्योंकि अमूर लेपर्ड पहले हम लेकर आए हैं, गिर नेशनल पार्क पहले लेकर आया है, और तब जब वो आया था तो उनका रेवेन्यू काफ़ी इंक्रीज हो गया था। तो जो टूरिज्म है वो काफ़ी इंक्रीज हो गया था। सो henceforth दे वांट, जैसे यहाँ पर पैराग्राफ 7 पे लिखा हुआ है कि अगर स्पेशल प्रोविजंस बन जाते हैं तो गुजरात में जहाँ पर गिर नेशनल पार्क है वो लोकेटेड है, वहाँ पर लेपर्ड सही तरीके से उसको एक कंफर्टेबल एनवायरनमेंट मिल सकता है फ्रॉम दिस टू दिस पीरियड में, तो हम लोन लेंगे। और चाइनीज जैसे हम थे, हमें ये मेक श्योर करना था कि हमारा भी कुछ बेनिफिट हो। तो बेसिकली इन्हीं पे हमें डिस्कशन करना है कि क्यों हमें देना है, बट थोड़ा सा हमें उसमें साइड लाइक बैक सीट में रहना है, और क्यों गिर नेशनल पार्क को वो चाहत दिखानी है कि उनको डेस्परेटली चाहिए। तो ये आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको ये समझना पड़ेगा। सो एक बेसिक लेआउट है, आप 2-3 बार पढ़ेंगे और काफ़ी वैल्यू पॉइंटर्स आपको समझ आ जाएंगे। छोटा सा है, ज़्यादा कुछ नहीं है। एज आई स्टेटेड, हर राउंड के बाद वो थोड़ा सा इंक्रीज हो जाते हैं पैराग्राफ्स, वो देखना चाहते हैं कि कितने इन डेप्थ में जाके बच्चा समझ सकता है। नाउ लुकिंग इनटू दिस कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन। सो ये कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन 1 घंटे पहले हमें मिली थी, और यहाँ पर हमें बताया था कि चाइना वांट्स टू इंप्रूव इट्स रिलेशनशिप विद इंडियन गवर्नमेंट, एंड फॉर दिस रीजन दे आर विलिंग टू मेक कॉम्प्रोमाइजेस। सो यहाँ पर कहीं कॉम्प्रोमाइज की बात नहीं की गई है, बट यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज की बात की गई है कि हम झुकने के लिए तैयार हैं, और तभी झुकेंगे जब हमें 80% ऑफ अमाउंट, हमें वो बेसिकली हम रिस्क लेंगे कि अगर हमें 80% ऑफ अमाउंट मिल गया इस पीरियड के लिए हम रेडी हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो आपको ये मेक श्योर करना होता है कि ये जो कॉम्प्रोमाइज का नोशन है, ये यहाँ पर कहीं पे दिख नहीं रहा है, बट ये आपको इनडायरेक्टली शो करना है कि यू आर रेडी टू बो डाउन अ लिटिल बिट, बट आपको वो भी मेक श्योर करना है कि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो यही था बेसिक जनरल इंफॉर्मेशन एंड कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन। दीज आर द डॉक्यूमेंट्स, दिस इज हाउ यू रीड। नाउ इन द अपकमिंग वीडियोज मिस दीपांशी गुप्ता विल टेक ओवर, एंड वो समझाएंगे कि हमने उस दिन करा कैसे, हमने क्या क्या चीज़ों पे ध्यान रखा, क्या क्या चीज़ें हमें बोली, और जो बेसिक टिप्स होते हैं, ट्रिक्स होते हैं, जिससे हमें एक राउंड से दूसरे राउंड गए और फाइनल्स में हम गए, हम रनर अप थे। तो वो चीज़ों के बीच में हमने क्या क्या कठिनाइयाँ फेस की, वो मिस दीपांशी गुप्ता अपकमिंग वीडियोज़ में कवर अप करेंगे। थैंक यू फॉर योर टाइम एंड हैव अ गुड डे। थैंक यू।